हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास से और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। जो अफगान शासक थे उनके शासन का सही टाइम पीरियड किस तरीके से होगा, हमें यहाँ पर बताना है। पहले बहलोल लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, फिर सिकंदर लोदी, या फिर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी। सी ऑप्शन है हमारा बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। और इसी तरीके से डी ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा क्रम सही है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बहलोल लोदी जो था उसका शासनकाल जो था 1451 से 1489 तक था। सिकंदर लोदी की अगर बात की जाए तो 1489 से 1517 ईस्वी तक। फिर इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। ध्यान दें कि ये सभी जो हैं लोदी वंश के शासक थे और अफगान मूल से संबंधित थे। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जगदीशपुर कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर, कानपुर बख्त खां, या फिर लखनऊ बेगम हजरत महल। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जगदीशपुर से रिलेटेड थे कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर सही है, लेकिन कानपुर जो है, कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहेब ने, न कि बख्त खां ने। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। और लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। अगर बात करते हैं बख्त खां की, तो दिल्ली में इन्होंने सिपाहियों का नेतृत्व किया था, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्वयं को सिकंदर शानी यानी कि दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर इल्तुतमिश। 4 ऑप्शन है आपके पास और बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका शासन था 1296 से 1316 ईस्वी। इसने सिकंदर शानी यानी कि दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। लौह युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग, या फिर पुरापाषाण युग। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग से संबंधित थी। तो ध्यान दें, अगर यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि ज्ञात थी। कांस्य बोले तो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किससे बनता है मिलकर, तांबा और टिन को मिलाने से बनता है। तो कांस्य युग से संबंधित थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को कांस्य का नॉलेज था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया। एक एक्ट आया था जिसके थ्रू सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, तो वो किस ईस्वी में आया था ये बताना है। उन्नीस 1860, 1859, 1858 या फिर 1857। तो एक्ट आया था 1858 में, जिसके तहत ये कानून पारित किया गया कि भारत में अब शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का ना होकर ब्रिटिश क्राउन का होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण 1858 में किया गया, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हमारे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ध्यान से सभी को पढ़ते जाइए और अपने आंसर्स बताते जाइए,
ताकि आप खुद को भी जज कर सकें और साथ ही जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें आपके और भी कई सारे फैक्चुअल डेटा कलेक्ट होते जाएंगे और आपके अन्य क्वेश्चंस भी तैयार होते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के किसके अग्रणी थे? कौन से आंदोलन का शुभारंभ किया या कौन से आंदोलन में ये मेन थे? भूदान आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या फिर स्वदेशी आंदोलन? बहुत ही इजी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है हमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसमें अग्रणी थे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल मेन थे और बारदोली सत्याग्रह में ही वहाँ की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। तो ये डेटा आप तैयार रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्न में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी HSRP से रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1951 में, 1971 में, 1991 या फिर 2001 में? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 1991। भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ जो हैं 1991 में स्टार्ट की गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पर जा पहुँचे? वर्ष 1918 की बात है जब महात्मा गांधी सूती कपड़े कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन करने पहुंचे थे और उस जगह का नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुंचे थे और ये आंदोलन जो था कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था। तो एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा पहली भूख हड़ताल कहाँ पर की गई? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही गांधी जी द्वारा पहली भूख हड़ताल की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? वसंत कुमार विश्वास, सोहन सिंह भाकना, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर भगत सिंह? हमें बताना है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो ध्यान देंगे, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सोहन सिंह भाकना। और लाला हरदयाल का नाम भी याद रखेंगे। 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में इस दल की स्थापना की गई थी और इस दल ने गदर नाम की एक पत्रिका भी चलाई थी। ये फैक्चुअल डेटा आप याद रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जियोग्राफी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे इसके बाद। क्वेश्चन है कि अपसौर अथवा सूर्योच्च, ये दोनों एक ही बातें हैं। अपसौर कह लें या फिर सूर्योच्च कह लें। सूर्योच्च का मतलब होता है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जब अधिकतम दूरी हो जाती है। तो ये स्थिति कब होती है हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 मार्च या फिर 23 सितंबर। कौन से दिन ऐसी कंडीशन बनती है जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी हो जाती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो अपसौर होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी हो जाती है, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है और ये स्थिति 4 जुलाई को बनती है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है और इस समय जो सूर्यातप होता है, सनलाइट होती है, वो अपेक्षाकृत कम आती है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा 12, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है।
दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है? दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, धूपगढ़ या फिर महेंद्रगिरी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। और बात करें अगर अनाईमुड़ी की, तो ये केरल राज्य में स्थित है, अन्नामलाई पर्वत पर। और नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट का विस्तार अन्नामलाई पहाड़ी के रूप में मिलता है हमें, और उसी की चोटी है अनाईमुड़ी। फिर सौरमंडल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है? मंगल, शुक्र, शनि या फिर पृथ्वी। ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड जितना भी फैक्ट है आप तैयार करते जाएंगे, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बताना है यहाँ पर सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है। ध्यान रखेंगे, सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह के वायुमंडल में लगभग कहा जाता है कि 90 to 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए इसका तापमान जो है ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? होपफुली जितने भी राज्य हैं और उनकी सीमाएं हैं उनसे क्वेश्चन एक दो बन सकते हैं ज्योग्राफी में, तो स्टेट्स और उनकी मैपिंग को अच्छे से देख के जाएंगे एग्ज़ाम्स से पहले। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है? नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय और मणिपुर। यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। जिन्होंने म्यांमार आंसर दिया है बिल्कुल सॉरी, राइट आंसर यहाँ पर मेघालय हो जाएगा। मेघालय जिन्होंने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेघालय राज्य की जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। पंपास चारागाह कहाँ अवस्थित है? साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या फिर भारत। बहुत ही फेमस और बहुत ही इजी भी कह सकते हैं क्वेश्चन है कि पंपास चारागाह कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि पंपास जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक घास का मैदान है, इस चारागाह कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस में। 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं तीसरी योजना, चौथी योजना, पांचवी योजना या फिर छठी योजना। 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो ध्यान रहे कि 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है शुरू किया गया था। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से 1979 तक, 1974 से 1979 तक। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया, जो कि 1974 में चलाया गया था। इसी के साथ साथ एक और कार्यक्रम था काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इनको आप नोट भी कर सकते हैं कहीं पर। काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये आपका चला था 1977 से 78 के बीच में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर कौन सा है? पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका ईयर याद रखेंगे 1974 से 79। और एक कार्यक्रम जो मैंने आपको बताया 1974 वाला, ये कौन सा था? 1974 वाला था राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। और एक कार्यक्रम चला था 1977 से 78 के बीच में, जिसका नाम है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। सेकंड है मुद्रा स्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है?
केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, या फर्स्ट एंड सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे मुद्रा संकुचन और मुद्रा स्फीति की जो डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं कि उनमें क्या होता है, ये बिल्कुल सही बातें हैं। संकुचन का मतलब है कि कम होना, घटना। तो उसमें क्या होगा कि उसकी वैल्यू, उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, और साथ ही जब मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो वस्तुओं का मूल्य ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो यहाँ मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे हम CSO कहते हैं, वित्त आयोग, या फिर योजना आयोग। तो ध्यान रहे कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। और यहीं पर अगर बात कर ली जाए CSO की स्थापना वर्ष की, तो 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, 1951 में। और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? कीमतों में कमी, ब्याज दरों में वृद्धि, ब्याज दरों में कमी, या फिर कीमतों में वृद्धि। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जिनका आंसर आ रहा है ए, वो बिल्कुल सही है। कीमतों में कमी के कारण जो है असली मुद्रा मूलधन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? कृषि आय पर कर, शेयर बाजार और वायदा बाजार, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, या फिर रेलवे। कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? ध्यान देंगे कि दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता जो है वो समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। अगर बात करें कि समवर्ती सूची क्या है, तो समवर्ती सूची में जितने भी विषय शामिल किए जाते हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि कानून के अगर विषय समान हो गए, मान लीजिए केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया और राज्य सरकार ने भी कानून बनाया, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आर्टिकल्स आपको दिए हुए हैं 99, 103, 100, 102। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर मत बराबर हो जाते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ये बात आर्टिकल 100 में लिखी हुई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्या वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, प्रधानमंत्री के प्रति, मुख्यमंत्री, या फिर विधानसभा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ए, वो बिल्कुल सही है। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 155 में ये बात लिखी हुई है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएगा? राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय क्या है? किस विषय में आता है ये? समवर्ती सूची का एक विषय है, केंद्रीय सूची का है, राज्य सूची का है, या दोनों का? ध्यान रहे कि जो पंचायती राज जो है ये हमारा राज्य सूची का विषय है। और भारतीय संविधान में अगर बात की जाए कि पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया है,
तो ये सभी आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से आर्टिकल में पंचायती राज के गठन की बात कही गई है। पंचायतों के गठन का प्रावधान हमारे कौन से आर्टिकल में है? यस, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में ये कहा गया है कि भारत में जो है पंचायतों का गठन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु बतानी है। तिरसठ वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 64 वर्ष। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आप तैयार करके जाएंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आर्टिकल 352 की बात हो रही है। अगर आपात की स्थिति होती है तो कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल शामिल हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, जिसकी बात 352 अनुच्छेद में की गई है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन का समय, जब 356 में इसकी बात की गई है। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, जिसकी बात की गई है 360 आर्टिकल में। तो जब कभी भी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी तो उस समय मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत बन जाती है उस परत को क्या कहते हैं? जनरली उसे हम जंग कहते हैं। अब अगर बात करें कि जंग लगना कैसा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक, तो ध्यान रखेंगे ये एक केमिकल चेंज है जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और पूछा जाता है कि जंग लगने से, अगर लोहे में जंग लग रहा है तो उसके भार में वृद्धि होती है या कमी होती है? तो ध्यान रहे कि लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है। और आयरन ऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, जिसके फलस्वरूप ही हमें लोहे में जंग देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फेबुला, टिबिया, स्टेपिस या फिर फीमर? तो अगर बात की जाए यहाँ पर राइट आंसर की, 27 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फीमर या फेमोर भी कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है ये फेमर। और अगर बात की जाए कि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है। और साथ ही साथ अगर बात करें सबसे छोटी हड्डी की, तो वो स्टेपिस होती है। ये सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, पेट यानी PET एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डॉट है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। PET ये प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, सॉरी प्रिलिमिनरी। ओके, आंसर देना है यहाँ पर आपको। नायलॉन दिया है ऑप्शन में, एक्रिलिन है, पॉलिएस्टर है, रेयॉन है। तो ये एक तरीके का पॉलिएस्टर होता है। ये एक तरीके का पॉलिएस्टर होता है और इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है?
ध्यान रखेंगे। थायमीन इसका रासायनिक नाम है विटामिन B1 का, और इसकी कमी से मनुष्यों में बेरी नाम का रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? जेनॉन, रेडॉन, नियॉन या फिर ऑर्गन? ध्यान रहे कि ऑर्गन जो है वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो 0.93% मात्रा में ये पाई जाती है वायुमंडल में। अगर यहीं पर नियॉन की बात करें तो 0.0018% है। और यहीं पर अगर बात की जाए रेडॉन की, तो रेडॉन का परसेंटेज आप लोग कमेंट करके बताएं। और अगर हम बताएं यहाँ पर जेनॉन का परसेंटेज, तो बहुत ही कम ये भी होती है, 0.0005%। सबसे ज़्यादा इनमें से आर्गन है। अब इसके बाद में बारी है प्रारंभिक अंकगणित की। क्वेश्चन नंबर 31 है, 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब तक आप लोग भी इसे सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। यहाँ पर हमें जो पहली 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3, और दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 5:8। इसके थ्रू हम पहले पहली, दूसरी और तीसरी का अनुपात निकालें अगर, तो वो हो जाएगा हमारा 10, 15 और 24। इधर 5 से और इधर 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें तीनों का रेशियो मिलेगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम 3 संख्याएं ले लेते हैं। इसी के मल्टीपल में अगर हमने x कंसीडर किया, तो x के कंसीडर करने पे हमें 10x प्लस 15x प्लस 24x किसके इक्वल में मिलेगा? ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 392, और इसके थ्रू हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी 8 आएगी। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमारी थी 24x। 24 को x से यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 192, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, 930.25 930.25 के वर्गमूल से कौन सी सबसे छोटी भिन्न घटाई जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब 930.25 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट करने पर हमें यहाँ पर मिलने वाला है, पहले पॉइंट हटा के नीचे 100 कर लेंगे और यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा, और ऊपर हम इसके जब फैक्टर्स करेंगे तो हमें मिलने वाला है 5 × 5 × 61 × 61 अपॉन 10। सॉल्व करने पर 5 बाहर आएगा और 5 × 61 यानी कि 305, और 305/10 यानी 30.5। तो 30.5 को पूर्ण संख्या बनाना है, तो इसके लिए हमें 0.5 इसमें घटाना होगा, तो ये एक पूर्ण संख्या हमें मिल जाएगी। 0.5 का मतलब है 1/2। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, 5 कंप्लीट 3/4, 4 कंप्लीट 4/5 एंड 7 कंप्लीट 3/8 के योगफल में कौन सी भिन्न जोड़ी जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले तीनों को एक नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में बना करके तीनों का सम करेंगे, फिर जो भी मिलेगा उसमें देखेंगे कि ऐसा उसमें क्या करें कि हमें एक होल नंबर मिल जाए।
तो ऐसा करने पे हमें ऑप्शन बी राइट आंसर मिलेगा। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x + y + xy/100 और इसमें x और y क्या होंगे तो हमारे लाभ या हानि के अकॉर्डिंग हम उसमें प्लस या माइनस साइन का यूज करेंगे। और x यहाँ पर हम ले सकते हैं पहले लाभ के लिए जो कि 30% पहले कीमत के लिए जो बढ़ाई जाती है 30%। और फिर बजट में हम लोग लेंगे बजट का जो 10% बढ़ाया जाता है उसको हम y कंसीडर कर लेंगे और सारी वैल्यूज़ रखने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि सीधे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर कमी होती, हानि नहीं, यहाँ पर अगर कमी होती तो कमी के लिए हम माइनस साइन का यूज कर लेते और इसी फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाता। यहाँ पर 43% आया है, जिनका 43% है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, 27x = 9/3x तो 1/x⁴ का मान क्या होगा? हमें जो चीज़ें मालूम हैं उनसे हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं इसको। देखिए हमें पता है कि 27x है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं 3/3 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 9/3x। तो 9 को आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर और अपॉन में है x, अपॉन में है 3/x, अपॉन में क्या है 3/x। अगर दोनों तरफ कंपेरिजन करके देखिए तो 3/3x और इधर क्या हो जाएगा 3/2 - x, 2 - x। तो 2 - x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 3x के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगी। देखते हैं अपने 1/x⁴ पूछ रहा है तो 1 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा दोबारा से, तो 16 केवल राइट आंसर हो जाएगा। 16 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम कुछ सामान्य हिंदी के क्वेश्चन करते हैं। कुल का अर्थ वंश होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होता है? कुल का अर्थ है वंश, तो समान जैसा अर्थ यानी कि समान जैसा प्रोनाउंशिएट होने वाला कूल, इसका अर्थ क्या होगा? गर्म, किनारा, खूंटी या फिर नैपुण्य? कूल का मतलब किनारा होता है। कूल इन द सेंस किनारे से हम ले सकते हैं इसको। जहाँ कहीं भी तट की बात होगी, किनारे की बात होगी, वहाँ पर हम कूल का शब्द का यूज करेंगे। तो ये इसका राइट आंसर किनारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? विजय, पराजय, परविजय या फिर पराजय? विजय के बाद परजया लिखा हुआ है, लास्ट में पराजय है। देखिए जय का सही विलोम शब्द जो है वो पराजय है। ये आपका गलत होगा क्योंकि वर्तनी इसकी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किनारा के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति को चुनिए। किनारा के लिए आप कौन सी पंक्ति को सही ठहराएंगे पर्यायवाची के लिए? तट, तर, कगार, तट, तीर, कगार, तट, तीर, कगर या तट, तीर, कगार? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है तट, तीर और कगार, यानी ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया है यहाँ पर उन सभी का राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे हम 39 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य चुनना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है और बी ऑप्शन है वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया और
सिंगल कॉमा में कितना सुंदर दृश्य है, फिर वाह के बाद क्वेश्चन मार्क, देन कितना सुंदर दृश्य है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर हमें चुनना है। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर जितने भी विराम चिन्ह यूज किए गए हैं वो बिल्कुल सही है, बाकी अन्य सेंटेंसेस में विराम चिन्ह की अशुद्धियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट है। जिन लोगों का बी आ रहा है बिल्कुल सही है। आगे हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में हो। तो करंट अफेयर्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, कि दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है। 51 नंबर। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। जल्दी से आंसर देंगे इसका। 52। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो जिनका आंसर है उत्तराखंड, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है। भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा हैं, स्पेलिंग बी प्रतियोगिता है 2022 की, उसको जीतने वाली कौन सी छात्रा है उसका नाम बताना है। निर्मला राय, अंजुम शर्मा, हरिणी लोगल या फिर देवकी मुशल। तो यहाँ पर जिनका आंसर आ रहा है सी, वो बिल्कुल सही है। हरिणी लोगन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ कौन बने हैं। अल्बर्ट किनोज, जाय मेरेडिथ, माइक ब्राइट या फिर जेवियर ओलिवन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। यहाँ पर फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के बारे में है। तो इसके जो मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं उनका नाम है जेवियर ओलिवन। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को या फिर 4 तारीख को। यही क्वेश्चन आपको मंथ में भी पूछ सकता था, तो आपको हिंट दे दें कि ये जून में मनाया जाता है। अब बताएं कि डेट क्या है विश्व साइकिल दिवस को मनाने की डेट। जी हाँ, जिनका आंसर आ रहा है सी, वो बिल्कुल सही है। 3 तारीख को, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम 56 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वो कौन थे। लेखक, संतूर वादक, चित्रकार या फिर अभिनेता। जी हाँ, वो एक संतूर वादक थे। पंडित भजन सोपोरी इनका नाम याद रखना है। इनका 74 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ है और वो एक संतूर वादक थे। आगे बढ़ेंगे। एनआईसी के बारे में क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, यहाँ के महानिदेशक कौन बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक का नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास हैं श्रवण मेहता, लोकेश जांगेड़, विशेष राजपूत या राजेश गेरा। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रवण मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 जून को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम
या फिर उड़ीसा। ध्यान रहे कि तेलंगाना का जो स्थापना वर्ष है वो 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। आगे बढ़ेंगे हम 59 नंबर क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। जिनका आंसर आ रहा है सी वो बिल्कुल सही है, एशएल थाउसेन इनको नियुक्त किया गया है सशस्त्र सीमा बल के लिए नया महानिदेशक। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा करंट का लास्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 31 मई को, 30 मई को, 1 जून को या फिर 2 जून को। विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। राइट आंसर है सी, जिन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। और अभी हमने पढ़ा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ जीएस के क्वेश्चन, कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, तो इसका राइट आंसर होगा आपका खुर्जा। खुर्जा जो कि बुलंदशहर में पड़ता है यूपी में। तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा यूपी में स्थित है, बुलंदशहर में। आगे बढ़ेंगे, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा। बुद्ध चरितम, अश्वघोष, नागार्जुन, हेमचंद्र या गौतम बुद्ध। तो इसकी रचना करने वाले हैं अश्वघोष। अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरितम महाकाव्य लिखा था। और यहीं पर आपको बताते चलें कि अश्वघोष जो थे वो कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी थे। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। गरबा, चरकुला, जवारा या फिर यक्षगान। लोक नृत्यों से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि प्रीवियस सेट में हम लोगों ने बिहू के बारे में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आप बताएंगे, ठीक है, जिनका आंसर आ रहा है यक्षगान वो बिल्कुल सही है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। और ये लोक नृत्य जो है कर्नाटक के ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला नृत्य है। और इसकी लैंग्वेज जो होती है वो कन्नड़ होती है। और अगर बात की जाए कि यहाँ पर क्या विषय है इसका लोक नृत्य का, तो पौराणिक कथाएं जो हैं वो इस नृत्य की विषय होती हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास या फिर भारवी। बहुत ही चर्चित नाम है महाकवि कालिदास, जिनका आंसर आ रहा है कालिदास, बिल्कुल सही है। 64 का ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। साथ ही कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। और इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सब इन्हीं के ग्रंथ हैं। तो भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध हैं महाकवि कालिदास। आगे बढ़ेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। साथ ही आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आगे बढ़िए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 175 मीटर, 179 मीटर, 180 मीटर या 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, जब तक मैं बता दूं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है।
और इसकी स्थापना जो है वो सरदार सरोवर के निकट नर्मदा नदी तट पर एक टापू पर की गई है। और ये जो है वर्ल्ड की सेकंड सबसे ऊंची मूर्ति है। तो अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो 182 मीटर की ऊंचाई है इसकी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 66, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कुलदीप नायर, संजय बारू, एस बोस, करण थापर। जी हाँ, जिनका आंसर आ रहा है संजय बारू, ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल सही है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक के लेखक हैं संजय बारू। और आपको यहीं पर बताते चलें कि ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार भी थे। आगे बढ़ेंगे हम। 67, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा आनंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, या फिर रामधारी सिंह दिनकर को? चिदम्बरा एक प्रकार की काव्य रचना है और इसके रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। तो जिन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, उन सभी का आंसर सही है। और अगर बात की जाए कि इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को कब दिया गया, तो 1968 में दिया गया, याद रखेंगे। 1968 में पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, ब्रेल लिपि के जनक हैं चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, बारबियल ब्रेल, या इनमें से कोई नहीं? सारे ऑप्शंस में आपको ब्रेल दिखने को मिल रहा है। ब्रेल लिपि, जल्दी से आंसर दीजिए। ब्रेल लिपि के जनक कौन हैं? जी हाँ, ब्रेल लिपि के जनक जो हैं लुई ब्रेल हैं। और आपको बता दें साथ में कि दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने के लिए एक लिपि का आविष्कार किया था इन्होंने। ये फ्रांस के थे बेसिकली, और इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 4 जनवरी 1809 में। और इन्होंने ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। आगे बढ़ेंगे हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी, या फिर हकीम अजमल खां? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर सी। और इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो होता है 1887 वाला, वो हुआ था मद्रास में। तो अध्यक्षता अगर पूछी जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में हुआ था कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। कब हुआ था? 1887 में। क्वेश्चन के साथ साथ जो आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स सुनते हैं उनसे क्या होता है कि आपको अदर क्वेश्चंस भी तैयार होते जाते हैं। एक क्वेश्चन को करने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल उसी क्वेश्चन को रट लें, बल्कि उसके साथ साथ जो उसके आसपास की जितनी भी जानकारियां हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि हम एक प्रैक्टिस सेट के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलें। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, क्रिकेट, निशानेबाजी, या फिर कुश्ती? बिल्कुल सही, ये एक भारतीय निशानेबाज हैं। और अगर बात की जाए तो ये रिलेटेड हैं मेरठ से। मेरठ के कलीना गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने वर्ष 2018 में एशियाई खेल की निशानेबाजी की और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता है। तो ये इनके बारे में खास बात थी। सौरभ चौधरी को याद रखेंगे, एक निशानेबाजी में फेमस हैं और इनका संबंध निशानेबाजी से है। तो आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस को किया और इनकी डिटेलिंग्स को देखा, ये सभी आप लोग तैयार कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की नोट्स जो है, ये पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी।
तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और आप वहाँ से ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।